इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक के अध्ययन के क्रम में आज हम आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स आपको मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट जो है ओसोफेगस के बारे में अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि हमारा संपूर्ण शरीर जो है आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पर ही आपको निर्भर है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम आपका गड़बड़ है तो फिर आपका सारा तंत्र आपका गड़बड़ हो सकता है। तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन ऑर्गन भाग लेते हैं पहले हम देख लेते हैं। तो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहला आपको माउथ कैविटी से हम लोग जब भोजन ग्रहण करते हैं तो माउथ कैविटी में जाने के समय आपको दांत उसको चिरता फाड़ता है और जीभ उसको मिलाता है। सलेवरी ग्लैंड से लार आपको निकलती है और उसको मिलाकर फिर आपको गले से होते हुए ओसोफेगस में पहुंचता है। ओसोफेगस के माध्यम से भोजन आपका फिर आपको स्टोमक में पहुंचता है। स्टोमक से आप पचते हुए भोजन आपको ड्यूडेनम, फिर आपको स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर बड़ी आंत अन्य लार्ज इंटेस्टाइन और फिर रेक्टम से बाहर आपको निकलता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ओसोफेगस के बारे में। तो देखिए हम ये फिगर बनाए हैं, ये आपको माउथ कैविटी है, माउथ कैविटी से आगे बढ़िए गला है, फेरिंग्स, फेरिंग्स से आपको शुरू होता है, फेरिंग्स के बाद से शुरू होता है आपको ओसोफेगस और आता है स्टोमक तक मिल जाता है। ये स्टोमक तक मिलने की इसकी आपको लोकेशन देखिए कैसे आपको फिक्स होता है। आपको ये जो है ओसोफेगस आपको गले के बाद से दो नलिका जैसे आप एक ट्रेकिया और ओसोफेगस, तो ओसोफेगस जो है गले के बाद से शुरू होती है और स्टोमक में आकर मिलती है। ये लगभग आपको 10 इंची से लेकर 25 सेंटीमीटर के बराबर इसकी लंबाई होती है ना। अब देखते हैं इसका लोकेशन कैसे आप फिक्स रहता है। इस चेस्ट रीजन में हमारे सीने के मध्य रीजन में आपको सिक्स वर्टिब्री आपको सर्वाइकल वर्टिब्री से शुरू होता है और फिर आपको थ्रोसिक वर्टिब्री 10वें थ्रोसिक वर्टिब्री तक आपको फैला रहता है 25 सेंटीमीटर के क्रम में, है ना। इसके जस्ट आगे आपको ट्रेकिया होता है और इसके पीछे जो है आपका कलर आपको सर्वाइकल बोन से लेकर आपको थ्रोसिक बोन यानी जिसको हम कहते हैं टोटल को लेंगे आपको वर्टिब्रल कॉलम या बैक बोन आपका इसके पीछे इसके होता है ना। बैक बोन से आगे ट्रेकिया से पीछे ये आपको निश्चित होता है। अब देखते हैं इसके बाद में इसमें कौन कौन से ऑर्गन और इसमें किसमें आपको निर्धारित रहते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। देखिए इसमें इस ओसोफेगस में दो ऐसे ऑर्गन है जिसको हम आपको कपाट कहिए या अवरोधी कहिए, इसको इंग्लिश में आपको क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं श्रिंकर, है ना, श्रिंकर। ये आपको अपर पार्ट ऑफ द ओसोफेगस, ओसोफेगस के ऊपरी भाग पर एक श्रिंकर होता है और दूसरा श्रिंकर आपको निचले भाग पर होता है ना। जो पहला श्रिंकर जो होता है इसका काम क्या होता है, ये हम श्वास जब हम लेते हैं तो उसको ओसोफेगस में अंदर आने से रोकता है। और दूसरा श्रिंकर जो है आपको यहाँ जब भोजन पहुँच जाता है इसमें आमाशय से आपको भोजन आपको ओसोफेगस से जब भोजन पहुँचता है आपको आमाशय में, तो वहाँ आपको वो खुलकर फिर आमाशय में भोजन पहुँचा देता है दूसरा श्रिंकर। इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो हम बता रहे हैं। अब देखिए इसका आपको ओसोफेगस में मस्कुलर बना हुआ था, इसके अंदर की दीवार जो है अगर इसको हम क्षैतिज उसमें काटते हैं तो काटने पर माइक्रोस्कोपिक अध्ययन जब करेंगे तो देखने को मिलता है कि आपको 3-4 लेयर का बना होता है। सबसे पहला था आउटर लेयर, तो आउटर लेयर जो यहाँ हम दिखाए हैं आउटर लेयर, तो आउटर लेयर जो है आपको मतलब इस आपको नली को यानी ओसोफेगस को एक सपोर्ट देने का काम करता है, अन्य ऑर्गन से अटैच रहता है। दूसरा इसका आता है आपको मस्कुलर लेयर, तो मस्कुलर लेयर जो है इसका काम जो है आपको इसके अंदर में आप ये को भोजन को धीरे धीरे आपको पुश करता है, आगे बढ़ाता है और स्टोमक में डालता है, ये आपको मस्कुलर लेयर। तीसरा लेयर होता है सब मस्कुलर, है ना। तो सब मस्कुलर जो है इसमें कुछ ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं जो आपको म्यूकस का स्राव करती हैं और वो आपको धीरे धीरे इसके अंदर की दीवारों को चिकना करता है, नरम बनाए रखता है, यानी ड्राई नहीं होने, सूखा नहीं होने देता है इसका अंदर। और चौथा नंबर का इसका हुआ म्यूकोसा, ये भी आपको इस मतलब कि इसके अंदर की दीवार को आपको नरम सॉफ्ट बना कर रखता है कि भोजन को गीला करके आपको फिर आगे बढ़ाने का काम करता है। अब देखिए ये जो एसोफेगस है, एसोफेगस जो है आपको स्टोमक से जहाँ जुड़ा रहता है इस भाग को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रोफेरेंजियल
गैस्ट्रोफेरेंजियल, आपको गैस्ट्रोफेरेंजियल जंक्शन, है ना। अब देखते हैं इसका आपको फंक्शन, कार्य क्या है। तो कार्य में आपको ये जो है आपके इसके अंतर्गत में जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद में फर्स्ट आपका अपर आपको फिंगर जो खुलता है और भोजन जब आपको इस नलिका में उसोफेगस पहुंचती है तो पेरिस्टेल्सिस नामक एक मूवमेंट होता है जिसके माध्यम से इसको क्रमांकुंचन गति कहिए या अंग्रेजी में पेरिस्टेल्सिस कहिए, उस गति के माध्यम से भोजन को धीरे धीरे आगे बढ़ाकर और यहाँ लाता है लास्ट श्रृंखल तक, है ना। और श्रृंखल खुल जाता है, खुलने के बाद में भोजन आमाशय में चला जाता है। तो इसका भी फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन इसका ये इम्पोर्टेंट फंक्शन और है कि जैसे आप भोजन आप करते हैं और आपको आमाशय में भोजन आपका आ जाता है तो ये भोजन आपका एसिडिक हो जाता है, हम अम्लीय हो जाता है। तो ये एसिडिक भोजन फिर आपको पुनः रिफ्लेक्स नहीं, मतलब किसी कारणवश आपको फिर आपको ओसोफेगस में नहीं जाए, इसलिए ये श्रृंखल वहाँ आपको बॉडी गार्ड का काम करता है ना। तो ये आपको आगे फिर आपको उसको नहीं जाने देता। अगर इनकेस ये श्रृंखल अगर खराब हो गया, है ना, इसमें गड़बड़ी आ गई तो फिर आपका एसिडिक भोजन जो है फिर आपको रिफ्लेक्स करके फिर ओसोफेगस में जाएगा और ओसोफेगस को इन्फेक्टेड कर देगा, है ना, उसकी दीवारों को डैमेज करेगा। इसको ओसोफेजाइटिस के नाम से जानते हैं। और इसमें सूजन हो जाएगा, दर्द होगा, जलन होगा, आपको वोमिटिंग टेंडेंसी होगी, फीवर भी हो सकता है आपको। यही क्या इसमें से एसिडिक भोजन अगर इनकेस आपको आगे बढ़ता है जिसको गैस्ट्रो रिफ्लेक्स आपको डिजीज के नाम से जानते हैं ना। आपको ये गैस्ट्रिक जूस के साथ में ये आपको निकलेगा एसिड युक्त भोजन जो आकर जाकर इसको आपको डैमेज करेगा, है ना। अब देखते हैं इस पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ काम करती हैं। तो इसका मेन औषधि आपको है S1, S5, C5, A2, WA और RE, है ना। कभी कभी इन केस में आपको अन्य सहायक औषधियों का भी हमको सहयोग लेना पड़ता है। इस केस में जैसे स्टेंट की भी आवश्यकता पड़ सकती है, इलेक्ट्रिसिटी में जी की भी आवश्यकता पड़ती है। 29 नंबर इंजेक्शन इसके डिजीज पर बहुत अच्छा कमांड रखता है।